हेलो, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रवि। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकेट्री किया है। आज मैं बात करने वाला हूं ओसीडी के इलाज के बारे में और मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताने वाला हूं कि मैं क्या कौन-सी दवाइयाँ देता हूं अपने अपने प्रैक्टिस में। और मैं आपको आज खुल के बताने वाला हूं कि कौन-कौन सी दवाइयाँ मैं यूज़ करता हूं, किस-किस सिम्पटम्स के लिए, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते थे और मैंने ये शुरू भी किया है। अपने शॉर्ट्स वीडियोज़ में मैं बताता रहता हूँ अलग दवाइयों के बारे में। आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली ये है, मैंने काउंसलिंग के बारे में, ओसीडी के बारे में बहुत सारे वीडियोस बताए हैं, लेकिन आज का वीडियो इस बारे में है कि जब मेरे ओपीडी में पेशेंट आता है तो मैं कौन-कौन सी दवाइयाँ देता हूँ और कैसे इलाज करता हूँ। होता क्या फ्रेंड्स कि ओसीडी में जो होती है वो कम्फर्ट ज़ोन की बीमारी है। शुरुआत में पेशेंट को पता ही नहीं चलता है, घर वालों को पता नहीं चलता है। कोई इंसान जैसे हाथ धुलता है 2 बार 3 बार, तो शुरुआत में 2-4 बार धुलता है। तो शुरुआत में लोग इलाज कम कराते हैं। उनको लगता है ठीक है, सफाई ज़्यादा करता है, धुलते ज़्यादा है, नहाती ज़्यादा है, साफ-सफाई ज़्यादा रहती है। फिर धीरे-धीरे जब बीमारी बढ़ने लगती है, उनको लगता है कि नहीं-नहीं कोई दिक्कत है, तो होता क्या है, तो बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, बीमारी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जब पेशेंट आता है तो नॉर्मली वो मॉडरेट लेवल में ही आता है, मॉडरेट ओसीडी उसको रहती है। नॉर्मली साइकियाट्रिस्ट के पास लोग जनरली माइल्ड फॉर्म में बहुत कम ही जाते हैं, रेयर जाते हैं। जैसे मेरे पास भी लोग कम ही आते हैं कि जो जिनको कि हल्की-फुल्की ओसीडी हो, मतलब जो कि 2-3 बार धुलती हो। नॉर्मली लोग मेरे यहाँ आते हैं, एक लड़की आती है जो 4 घंटे मतलब ब्रश करती थी, 50-60 बार मुँह धुलती थी, 5-5 घंटा लोग नहा रहे हैं और फिर सुधार की उम्मीद लोग तुरंत करते हैं कि 10 दिन में, 5 दिन में ठीक हो जाए, 15 दिन में ही ठीक हो जाए। जबकि किसी इंसान को मैंने पहले बताया है कि अगर इतना ज़्यादा ओसीडी हो गया है कि अगर वो मान लीजिए 4 घंटा नहा रहा है, इसका मतलब कि उसकी लाइफ में घुस चुकी है ओसीडी। ओसीडी उसकी लाइफ में घुस चुकी है, बहुत सीवियर उसको हो गया है और जब बहुत सीवियर हो जाएगा तो उसको उसकी पर्सनैलिटी वैसी बन गई है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। तो ऐसे में ठीक होने में काफ़ी समय लगता है और समय कितना लगेगा डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि दवाइयाँ उसको देना स्टार्ट कर दें तो तुरंत देने लगें। दवाइयाँ भी हमें तब देना है जब पेशेंट खाने को तैयार हो। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई छुपा के दवा दे दें हम। तो पेशेंट को समझाना पड़ता है, क्योंकि इतना स्टिग्मा फैला है आजकल। यूट्यूब पे लोग इतना वीडियो बना रहे हैं कि बिना दवा के ओसीडी ठीक करें, ये ठीक करें, फोबिया ठीक करें। तो क्या होता है, लोग की दवा खाना नहीं चाहते हैं, फिर इधर-उधर इलाज कराते रहते हैं। तो होता क्या है, बीमारी बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाती है। तो जब पेशेंट फाइनली साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है। कई बार साइकियाट्रिस्ट बात किए, नहीं किए या जो भी हुआ, तो उसमें ट्रस्ट नहीं बन पाता है। और ओसीडी जो बीमारी होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें शक तो होता ही है, ट्रस्ट नहीं बन पाता है। और अगर डॉक्टर ने ठीक से नहीं देखा तो ट्रस्ट और नहीं बन पाएगा। तो जब मेरे यहाँ कोई पेशेंट आता है, जैसे 4 घंटे कोई लड़की आदमी नहाते हैं, मान लीजिए 4-4 घंटा नहा रहे हैं या 10 बार 20 बार मुँह धुल रहे हैं, हाथ धुल रहे हैं या कोई चीज़ चेकिंग कर रहे हैं बार-बार, या फिर रिपीटेड कोई मान लीजिए कपड़ा सही कर रहा है। तो ऐसा जो पेशेंट होता है वो ज़ाहिर-सी बात है बहुत घबराया हुआ होता है, रेस्टलेस होता है, बेचैन बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं उसको घबराहट की दवाइयाँ देता हूँ, जैसे इटिज़ोलाम दवाइयाँ देता हूँ, 0.5 0.25 mg में आता है। डिपेंड करता है मरीज़ का कंडीशन कैसा है। अल्प्राज़ोलाम भी हम दे सकते हैं, क्लोनाज़ेपाम भी हम दे सकते हैं। हालाँकि क्लोनाज़ेपाम जो होती है वो लॉन्ग एक्टिंग होती है, लंबे समय तक काम करती है। इसलिए हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इटिज़ोलाम देते हैं। डोज़ कितना देते हैं पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, जैसा कि उसकी प्रॉब्लम है। नॉर्मली 0.5 में काम चल जाता है, कई बार लोगों को आधा टैबलेट देना पड़ता है। दूसरी बात, अगर उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी है, उसका मन उदास रह रहा है क्योंकि बार-बार हाथ धुल रही है वो इंसान को, लड़की अगर बार-बार हाथ धुल रही है, तो कुछ लंबे समय के बाद उसको डिप्रेशन होने लगेगा, क्योंकि किसी भी काम में उसका मन नहीं लगेगा, उसको चिड़चिड़ापन रहेगा, घबराहट, बेचैनी होगी। तो ऐसे में सबसे अच्छी जो दवा मुझे जो अच्छी लगती है पर्सनली, मैं पैरासिटिन देता हूँ। पैरासिटिन टैबलेट जो होता है बहुत अच्छा काम करती है। सर्टैलिन भी दे सकते हैं। पैरासिटिन का कॉम्बिनेशन आता है 12.5 mg, 25 mg आती है। सर्टैलिन जो होती है 50 mg, 100 mg आती है। तो पेशेंट का जैसा कंडीशन है हम उस हिसाब से उसको देते हैं। और मेल्स में मैं ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, मिडाज़ेपिन प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि पैरासिटिन में ऐसा देखा जाता है कि सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट कुछ में हो सकते हैं, तो मैं बच के रहता हूँ। नॉर्मली मैं नहीं देता, मैं ज़्यादातर मिडाज़ेपिन देना पसंद करता हूँ। हालाँकि जो सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट जो होता भी है पैरासिटिन में, डिलेड इजैकुलेशन, मैं आपको क्लियर कर दूँ, पता चला आप लोग परेशान हो जाओ, घबरा जाओ, वो सारे पेशेंट्स में नहीं होता है, सारे मेल्स में नहीं होता है। जिस किसी को होता भी है वो टेम्परेरी होता है, कुछ दिन होगा फिर ठीक हो जाएगा। तो बेटर करते हैं हम अवॉइड करना। फ्लोक्सेटिन भी काफ़ी अच्छा केमिकल है, कैप्सूल जो दिया जाता है कैप्सूल फॉर्म में 20, 40, 60 mg में आता है। लेकिन फ्लोक्सेटिन थोड़ा सस्ता होता है और लंबे समय तक काम करता है। तो हालाँकि उसकी एफ़िकेसी जो होती है वो
पैराक्सेटिन और मेटाज़ेपिन से थोड़ी कम होती है। तो पर्सनली जो मेरी पसंद है वो पैराक्सेटिन होती है, मेटाज़ेपिन भी होती है, सर्टेलिन भी होती है। ओसीडी के लिए मैंने बताया है कि ज़्यादा अच्छी होती है फ्लॉक्सामिन। फ्लॉक्सामिन भी बहुत अच्छी होती है 50 mg 100 mg में। लेकिन फ्लॉक्सामिन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि महंगा तो हमें यहाँ पेशेंट का कॉस्ट भी देखना है कि क्योंकि अगर उसका इलाज लंबा चल रहा है तो मान लीजिए स्टार्टिंग किया 100 mg की उसकी टैबलेट, जैसे आज के डेट में वो 33-34 रुपये का एक टैबलेट है। तो अगर उसका लंबा इलाज चला 2-4-6 महीने चला तो पेशेंट अगर इकोनॉमिकल ले सकता है दवा तब तो ठीक है, दवा नहीं ले पाएगा तो फिर उसका इलाज नहीं रह पाएगा। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में ही हमको ये देखना ज़रूरी है कि पेशेंट कितने की दवा ले सकता है, वो हमें चेक करना पड़ता है। उसकी फाइनेंशियल स्टेटस देखकर उसका इकोनॉमिकल क्या काम कर रहा है, ये भी चीज़ ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो दवा ही नहीं ले पाएगा, ऐसा तो नहीं कि 10-20 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं शुरू में हमेशा पेशेंट से बताता हूँ कि भाई ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर और जितना मैं आपको दवा दे रहा हूँ। हाँ, कुछ दवाइयाँ जैसे होती हैं, जैसे पैराक्सेटिन हो गया, मेटाज़ेपिन या फ्लॉक्सामिन, ये ज़्यादा अच्छा काम करती हैं घबराहट के साथ में। जो फ्लॉक्सामिन है ये FDA अप्रूव्ड दवा है ओसीडी के लिए, मतलब अप्रूव है कि हाँ ये ज़्यादा अच्छा काम करती है। लेकिन फ्लॉक्सामिन सब लोग नहीं ले सकते, काफ़ी महंगा केमिकल है, इसलिए हमें मजबूरी में दूसरा देना पड़ता है। अब पेशेंट को भाई सस्ती दवा भी चाहिए, अच्छी दवा भी चाहिए, तो हर चीज़ तो पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें वहाँ पे क्लिनिकली जज करना पड़ता है कि इन दवाइयों को, ये एसएसआरआईज़ आती हैं, सेलेक्टिव सर्टोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। हालांकि जो मेटाज़ेपिन है वो एसएनआरआई है और इनको हम नॉर्मली रात में ही देते हैं, स्टार्ट करते हैं, बाद में हम सुबह भी दे सकते हैं। एसिटाइलोप्राम भी हम दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट का कंडीशन। जैसे एसिटाइलोप्राम है नॉर्मली एल्डरली लोग में दिया जाता है, जहाँ पे कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की समस्या है, डायबिटीज़ है, तो वहाँ पे हम एसिटाइलोप्राम देना पसंद करते हैं। तो ये क्लिनिकल जजमेंट होता है, पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है, उसका फिजिकल कंडीशन कैसा है, हर हिसाब से दवा दिया जाता है। उसके बाद हम नॉर्मली, अगर बहुत से पेशेंट जो होते हैं ओसीडी के, जिसको हाथ इतना धुल रहा है, गुस्सा तो उसको चिड़चिड़ापन होने लगता है। क्योंकि अगर वो हाथ नहीं धुलेगा, उसको घर वाले लोग मना करेंगे तो उसको गुस्सा आएगा, उसकी बात अगर नहीं होगी। जैसे बहुत से पेशेंट क्या कहते हैं, अपने पति को नहलाना चाहते हैं, अपनी पत्नी को भी नहलाना चाहते हैं, फैमिली मेम्बर्स को कहते हैं कि भाई तुम भी जाके नहाओ, हाथ पैर धुलो। तो अगर वो हाथ पैर नहीं धुलेंगे, नहीं बात मानेंगे तो उनको गुस्सा आएगा, उनकी बात नहीं मानी जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में उनको चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है ओसीडी के मरीजों में। तो वहाँ पे हम सोडियम वेलप्रेट देते हैं 250 mg, 500 mg, 1000 mg, डिपेंड करता है पेशेंट का कंडीशन कैसा है, उसके हिसाब से, उसका वेट कैसा है, बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। फैटी आदमी है तो हम हाई डोज दे सकते हैं, पतला आदमी है तो कम डोज देंगे, नहीं तो क्या होगा, चक्कर ज़्यादा आ सकता है, नींद ज़्यादा आएगी, उसको कंपन हो सकता है, काफ़ी इनिशियली साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि जैसे पैराक्सेटिन है, मेटाज़ेपिन है, इन दवाइयों में शुरुआत में एंग्जाइटी हो सकती है पेशेंट को, जैसे घबराहट है तो 1-2 दिन हो सकती है। तो कई बार क्या होता है, पेशेंट शुरुआत में दवा छोड़ने लगता है। तो हम पेशेंट को बताते हैं कि भाई दवा जब शुरू में खाते हैं तो किसी पेशेंट में शुरुआत में एंग्जाइटी हो सकती है, इस बात को आपको समझना है। अब जब वो बॉडी में जाती है तो सेटल होने लगती है, धीरे धीरे बॉडी में एडजस्ट होती है। अब दवाइयाँ तो हमने बनाई नहीं है, जो सिस्टम है, जो नियम है, उसी हिसाब से चलना है हमें। इसलिए विश्वास बहुत ज़रूरी है। फिर पेशेंट को अगर नींद नहीं आ रही है रात में, क्योंकि उसके दिमाग में विचार चल रहे हैं बार बार हाथ धुलने के या कोई और बात चल रही है, तो इसलिए उसको नींद की दवाइयाँ दी जाती हैं। क्लोनाज़ेपाम है 0.5 mg, 1 mg, 2 mg के कॉम्बिनेशन में आती है। अगर इन सब के बाद भी किसी पेशेंट का ओसीडी ठीक नहीं हो रहा है, बहुत सीवियर उसका ओसीडी है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हो रहा, तो उसमें हम क्लोमिप्रामीन भी ऐड करते हैं। ये ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट है, इसका काफ़ी अच्छा रोल माना गया ओसीडी में। ये mg, 75 mg अलग अलग डोजिंग में आती है, इसको भी हम सीवियर ओसीडी में ऐड करते हैं इसको, दवा को। लेकिन ये लेटर कंडीशन में होता है, तुरंत नहीं ऐड किया जाता है। कई बार पेशेंट को इतना ज़्यादा वहम हो जाता है कि नहीं, उसका हाथ साफ़ नहीं है, धुला नहीं है और उसको साफ़ नहीं है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, कोई 5-5 घंटे नहाया जा रहा है, तब इसका मतलब कि उसका पेशेंट का कंडीशन बहुत सीवियर हो गया है और वो साइकोसिस में भी चला जा चुका है। मतलब उसके अंदर साइकोटिक फीचर आ चुके हैं, उसको जो डिल्यूजनल आइडिया बन चुका है। ऐसे कंडीशन में हम एंटीसाइकोटिक्स भी हम माइल्ड डोज में ऐड करते हैं, जैसे रेस्पेडोन 0.5 mg, 1 mg में ऐड करते हैं। अगर लेडी है तो हम एरिस्प्राजोल ऐड कर सकते हैं, ओलेंजापिन ऐड कर सकते हैं। इनको माइल्ड फॉर्म में ऐड किया जाता है। इसको हम एक्सपर्ट गाइडेंस में ऐड करते हैं, देखते हैं पेशेंट का कंडीशन देख के, उससे बात करके ही ऐड किया जाता है। इसलिए मेरी आप सबको सलाह होगा कि सारी दवाइयाँ
खुद से नहीं लेना है, डॉक्टर की गाइडेंस में लेना है। मैंने इसीलिए दवाइयों के डोजिंग नहीं बताए हैं, एक मोटा-मोटी डोज़ बता दिया है। खुद से दवा को ट्राई नहीं करना है। अगर जो खुद से करेगा वो उसका रिस्पॉन्सिबल खुद होगा। आपको समझ सकते हैं बहुत सी गलत प्रैक्टिस चल रही है। साइकेट्री में वैसे ही बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है। अगर मान लीजिए मेरे वीडियो बनाने से किसी का नुकसान हो गया तो उसका जवाबदेह कौन होगा? इसलिए मुझे वीडियो बनाने में बड़ा सोचना पड़ता था कि मैं कैसे वीडियो बनाऊँ। फिर भी मैंने इन जनरल बता दिया है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। आपको खुद से डायग्नोज़ नहीं करना है, अपने एक्सपर्ट के पास जाइए, आप खुद के एक्सपर्ट नहीं हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हैं। मान लीजिए आप लॉयर हैं तो आप लॉयर के एक्सपर्ट हैं। उस तरह मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ तो मैं डॉक्टरी के बारे में जानता हूँ, ख़ास करके मनोरोग के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। मुझसे कोई हड्डी के बारे में पूछता है तो मैं उसको मना कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मैं भाई न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हूँ। अपने क्षेत्र का माहिर बनना है, अपने क्षेत्र का खिलाड़ी बनना है। तो ये सारी दवाइयाँ दिया जाता है। साथ में पेशेंट को हम पीपीआई, पेंटोप्राज़ोल भी देते हैं, 40 mg या कुछ और पेंटॉप DSR भी देते हैं, जैसे कि डोपेडोन के साथ में। क्योंकि इन दवाइयों से कुछ मान लीजिए गैस्ट्रिक साइड इफ़ेक्ट हो जा रहे हैं, किसी को गैस्ट्राइटिस हो रहा है, पेट में जलन होने लग रहा है, कुछ भी तरह के पेट में साइड इफ़ेक्ट ना हो, उसके बचाव के लिए दिया जाता है। सब में नहीं होता है, लेकिन किसी पेशेंट में गैस्ट्रिक साइड इफ़ेक्ट ना हो इसलिए हम गैस की दवाइयाँ भी देते हैं साथ में। घबराहट की दवाइयाँ जो होती हैं बाद में बंद कर दी जाती हैं, जब पेशेंट को घबराहट दूर हो जाती है या और नींद की दवाइयाँ भी बाद में बंद कर दी जाती हैं, कम ज़्यादा की जाती हैं। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दवाइयों का डोज़ जो होता है वो घटता बढ़ता है। साथ में पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है, उसकी एग्जैक्ट वजह पूछी जाती है क्या प्रॉब्लम है। इसके बारे में वीडियोस बना चुका हूँ, आगे भी बनाऊँगा। आज का जो वीडियो था वो सिर्फ दवाइयों के बारे में था, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया। शायद इससे डिटेल में मैं नहीं बता सकता कि मैं कौन सी दवाइयाँ यूज़ करता हूँ। आप यकीन मानिए मैं यही दवाइयाँ यूज़ करता हूँ। दवाइयाँ मैं हमेशा ब्रांडेड ही यूज़ करता हूँ। मेरा हमेशा प्रेफ़रेंस होता है कि अच्छी दवाइयाँ, सस्ती दवाइयाँ यूज़ करूँ मैं, क्योंकि पेशेंट को लंबे समय तक खाना है। 10 दिन में इलाज नहीं होता है, कम से कम 2-3 महीना लग जाता है ठीक होने में। क्योंकि पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है हमारे पास, तो नॉर्मली वो सीवियर कंडीशन में ही आता है, गंभीर बीमारी लेके आता है। 3 घंटा नहा रहा है, 4 घंटा नहा रहा है, 5 घंटा नहा रहा है, धुले जा रहे हैं हाथ 15-15 बार, 20-20 बार। ऐसा पेशेंट तो ठीक होने में समय लगेगा। उसको समझने में, उसकी लाइफ में जाने में, पर्सनालिटी में आने में समय लग जाता है। इसलिए अपने डॉक्टर पे विश्वास करना है। आप कहीं भी दिखाइए, एक एक्सपर्ट गाइडेंस में दिखाइए और ट्रीटमेंट पूरा लीजिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं ना कि हम ठीक हो गए हैं, पहले से अच्छा है, अब ठीक होगा, अब दवा बंद कर दिए। फिर ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। ये बहुत ही ज़िद्दी बीमारी है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने आसपास अपने जानकार किसी भी लोगों से जिनको कि हेल्प चाहिए होगा और काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा मेरी वीडियोस से। पूरा देखिएगा वीडियो को, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं आपके काम की। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। आप कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स, तब मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।